नमस्कार, मेरे इस एपिसोड में आपका स्वागत है। तो इस एपिसोड में मैंने सोचा कि एक इंट्रोडक्शन टू इंग्लिश ग्रामर दे दिया जाए। तो इंग्लिश ग्रामर जो होता है वो एक रूल और कन्वेंशन का एक समझिए एक बॉडी होता है। मतलब बहुत सारे रूल होते हैं और बहुत सालों से चला आ रहा प्रथाएं होती हैं, और रूल और प्रथा दोनों मिलाकर इंग्लिश लैंग्वेज की किस तरह लिखना है, क्या करना है, ये बना हुआ है ना। तो ऐसे सब लैंग्वेज में आपको मिलेगी कि ग्रामर मिलेगा। तो ये ग्रामर का ही है कि इंग्लिश लैंग्वेज का जो ग्रामर है वो रूल और प्रथाओं का एक समूह, एक ये है, समन्वय है, क्या बोलते हैं उसको, टुगेदरनेस है, जिसे अप्लाई करने से ग्रामर के रूल ग्रामर होता है, इंग्लिश ग्रामर बनता है। और बहुत सारे हर लैंग्वेज में आपको मिलेगा कि थोड़ा तो ग्रामर है ही, कुछ ना कुछ ग्रामर है कि ये कैसे बोलना है, ये कैसे बोलना है। सब लैंग्वेज में, हिंदी में भी है। हिंदी में तो इसे व्याकरण बोलते हैं, जैसे आपको मालूम है हिंदी का व्याकरण है, उसमें भी है। तो ये जो चीज़ है, ये जो ग्रामर वाली एक ग्रामर नाम की एक चीज़ है, उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं इसमें बता रहा हूँ हैं। तो ग्रामर अगर आप समझेंगे तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज अच्छे से समझने में और अच्छे से उसको लिखने में और अच्छे तरीके से उसको अप्लाई करने में बहुत हेल्प मिलेगी। मतलब तो आप उसको सही तरीके से लिख पाएंगे, अच्छे तरीके से लिख पाएंगे, अच्छे तरीके से बोल पाएंगे, ये सब कर पाएंगे आप। अगर आपको इंग्लिश ग्रामर आती है तो इंग्लिश को आप इस तरह यूज कर पाएंगे। तो जो कोई भी लैंग्वेज है, कोई भी आप लैंग्वेज ले लीजिए, तो उसमें जो एक मेन कंपोनेंट है, मेन थिंग है, उसे बोलते हैं चीफ कंपोनेंट है, या मेन फैक्ट जो चीज़ है उसमें, वो है कि उसे बोलते हैं वाक्य। क्योंकि हर चीज़ वाक्यों में ही बोला जाती है कि आप एक वाक्य बोल दिए कि मैं वहाँ जा रहा हूँ, आप कैसे हैं, तो ये वाक्य हो गया, मतलब शब्दों का एक समूह। इसे इंग्लिश में बोलते हैं सेंटेंस, है ना। तो इंग्लिश लैंग्वेज में भी ऐसे ही है कि सेंटेंस एक मेन कंपोनेंट है, ग्रामर का एक मेन कंपोनेंट है, लैंग्वेज का एक मेन कंपोनेंट है इंग्लिश लैंग्वेज में, सेंटेंस। और अगर आपको सेंटेंस बनाना मालूम है तो आपको अपने मन में जो आपके जो थॉट प्रोसेस आ रहे हैं, जो चिंताएं आ रही हैं, कुछ बोलना है, कुछ समझाना है, किसी को कुछ कहना है, दिल में कुछ आ रहा है, आपको किसी को बताना चाहते हैं या लिखना चाहते हैं, वो सब अच्छी तरीके से कर सकते हैं। कैसे करते हैं? एक सेंटेंस के रूप में करते हैं। आप सेंटेंस के रूप में आप हर चीज़ बताते हैं। तो सेंटेंस जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट से बनी हुई है। सेंटेंस जो बेसिकली होती है सेंटेंस, उसमें सब्जेक्ट होता है और प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होने से ओवरऑल एक कंप्लीट सेंटेंस बन जाता है, एक कंप्लीट वाक्य बन जाता है। उसमें कुछ और चीजें ऐड कर सकते हैं, लेकिन जो बेसिकली सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के अंदर ऑब्जेक्ट भी आता है। वास्तव में बोलते हैं कि सब्जेक्ट, प्रेडिकेट और ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट होता है वो सही तरीके से देखा जाए तो एक तरीके से तो प्रेडिकेट के अंदर आता है। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ही एक्चुअली मतलब इफेक्टिवली दो चीज़ें हैं जो इंग्लिश सेंटेंस को, इंग्लिश के वाक्यों को बनाती है। तो इस तरह सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों एक मेन भूमिका, एक मुख्य भूमिका इंग्लिश लैंग्वेज में उनका है ना। और जो है जैसे कि आप सब्जेक्ट को समझना चाहें तो क्या होता है सब्जेक्ट वो होता है, किसी बोलते हैं
या कोई या कुछ, मतलब या हु या व्हाट, अबाउट विच ए सेंटेंस इज टॉकिंग अबाउट, मतलब किसी युक्ति के बारे में या किसी चीज के बारे में आप बात कर रहे हैं, तो किसके बारे में बात कर रहे हैं, किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, वही सब्जेक्ट होता है। और जो प्रेडिकेट होता है वो आपको सब्जेक्ट के बारे में बताता है। वो चीज होता है, सब्जेक्ट को छोड़कर जो बाकी चीज होती है ना सेंटेंस में, वो प्रेडिकेट होता है। मतलब सेंटेंस में जो किसके बारे में बोल रहे हैं या किस चीज के बारे में बोल रहे हैं, कि किस फीलिंग के बारे में बोल रहे हैं, उसको छोड़कर जो भी बाकी चीजें होती हैं वो प्रेडिकेट होता है। और वो सब्जेक्ट के बारे में बोलता है। जो प्रेडिकेट होता है वो सब्जेक्ट के बारे में बोलता है। और प्रेडिकेट के अंदर वर्ब भी आता है ना। जो प्रेडिकेट होता है उसके अंदर वर्ब आता है। तो जैसे मैं एग्जांपल आपको दे दूं, द टीचर इज टीचिंग मैथमेटिक्स टू द स्टूडेंट्स। सो उसमें द टीचर जो होता है वो सब्जेक्ट होता है, और इज टीचिंग मैथमेटिक्स टू द स्टूडेंट्स जो होता है वो प्रेडिकेट होता है। और उसमें टीचिंग जो होता है ना वो वर्ब होता है। इज टीचिंग जो होता है वर्ब होता है। इज तो ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, और जो टीचिंग होता है वो मेरे ख्याल से इज ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं, और जो टीचिंग होता है वो वर्ब हो गया। और वर्ब को मिलाकर इज टीचिंग मैथमेटिक्स टू द स्टूडेंट्स वो प्रेडिकेट हो गया। द टीचर जो हो गया वो सब्जेक्ट हो गया। मतलब सेंटेंस तो मैंने ये बोला कि द टीचर इज टीचिंग मैथमेटिक्स टू द स्टूडेंट्स। अच्छा, तो जो ऑब्जेक्ट होता है, जो मैंने बताया कि सब्जेक्ट प्रेडिकेट के अंदर जो ऑब्जेक्ट होता है वो कोई पर्सन होता है या कोई चीज होती है जो जिस पर एक्शन होता है, वर्ब का एक्शन होता है। मतलब जो प्रेडिकेट के अंदर जो वर्ब होता है, जो क्रिया होती है, वो किस पर एक्ट करता है, वो चीज जो है ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो जैसे मैंने एग्जांपल पहले बताया, द टीचर इज टीचिंग मैथमेटिक्स टू द स्टूडेंट्स। सो टीचिंग वर्ब हो गया। अब टीचिंग किस पर एक्ट कर रहा है, स्टूडेंट्स के ऊपर एक्ट कर रहा है, तो द स्टूडेंट्स होता है। द टीचर इज टीचिंग मैथमेटिक्स टू द स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स जो हो गया वो ऑब्जेक्ट हो गया। तो उस सेंटेंस में द टीचर सब्जेक्ट हो गया और इज टीचिंग मैथमेटिक्स टू द स्टूडेंट्स प्रेडिकेट हो गया, और टीचिंग जो है वर्ब है और स्टूडेंट्स जो है ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह से सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन होता है, और इसके साथ बाकी चीजें भी ऐड हो सकती हैं, जैसे कि एडवर्ब या एडजेक्टिव। तो इस तरह सेंटेंस बनता है। लेकिन जो मैंने बताया अभी कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, ये मेन स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस का इंग्लिश लैंग्वेज में। तो जो प्रेडिकेट होता है उसमें एक वर्ब होना जरूरी है, वर्ब तो होना है। और अब जो मैं चीज बता रहा हूं वो अगला स्टेप है एक सेंटेंस का, एक ग्रामर में, एक जो बेसिक इंग्लिश ग्रामर का जो एकदम फंडामेंटल है, कि मैंने बताया कि सेंटेंस एकदम मुख्य चीज है। और वो अगला चीज जो बता रहा हूं बहुत जरूरी, बहुत ही मुख्य और बेसिक थिंग है, और वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। PARTS, पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब होता है कुछ टाइप ऑफ वर्ड्स, बेसिक टाइप ऑफ वर्ड्स जो कि इंग्लिश लैंग्वेज का भाग है। पार्ट्स ऑफ स्पीच आर बेसिक टाइप ऑफ वर्ड्स दैट फॉर्म पार्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। इस तरह पार्ट्स ऑफ स्पीच को आप बता सकते हैं। ये जानना बहुत जरूरी है कि आप अलग अलग टाइप के वर्ड्स को जो है ना, जो बेसिक टाइप ऑफ वर्ड्स हैं इंग्लिश लैंग्वेज के, इसको जानना बहुत जरूरी है। अगर आप इंग्लिश को सही वर्ड को सही जगह पर उपयोग करना समझ देंगे, अगर आपको जानना है, आपको समझना है, तो इसका बहुत जरूरी है इसके लिए कि आप पार्ट्स ऑफ स्पीच या जो बेसिक टाइप ऑफ वर्ड्स हैं, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच को बोलते हैं, बेसिक को समझते हैं कि वो बेसिक टाइप ऑफ वर्ड्स हैं,
उनको वो पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी से आप वर्ड्स को सही तरीके से कहाँ उपयोग करना है ये समझ पाएंगे। तो हम थोड़ा अब क्या है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को भी थोड़ा समझ लेते हैं। और जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो बोलते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज में आपको 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है। 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, 8 मतलब हाथ तो दिखा दिया, लेकिन मतलब 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है। और वो जो स्पीच है उसमें 8 चीज आते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच में 8 आते हैं। 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है, मतलब टाइप ऑफ वर्ड्स, 8 टाइप ऑफ वर्ड्स। 8 क्या क्या है वो हैं नाउन्स, प्रोनाउंस, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। मतलब कि फिर से बता रहा हूं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन, ये 8 हैं। तो इनको थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का समझ लेते हैं। क्या है ये चीज़, क्या है ये जो टाइप ऑफ वर्ड्स है, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के पार्ट हैं में का भाग है, क्या चीज़ है, थोड़ा सा छोटा छोटा हल्का हल्का समझ लेते हैं। तो जो नाउन होता है वो है नेम। नाउन जो होता है वो नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया, क्वालिटी और एक्शन। मतलब नाउन इज ए नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया, क्वालिटी और एक्शन। ये होता है या तो पर्सन का नाम या प्लेस का नाम या कोई चीज का नाम या आइडिया का नाम, आइडिया या कोई क्वालिटी के बारे में बता रहे हैं कि ये अच्छा आदमी, अच्छा, वैसे क्वालिटी, और या एक्शन, किसी एक्शन के बारे में बता रहे हैं, वो है नाउन। प्रोनाउन क्या होता है? Pronouns are words which are used in place of noun to avoid repeating the noun। मतलब नाउन को अगर बार बार आप बोलेंगे तो फिर थोड़ा बोर हो जाएगा, मतलब ऐसा लगेगा बहुत ज़्यादा रेपिटेटिव। तो उसके लिए प्रोनाउन बनाया है कि प्रोनाउन नाउन की जगह उपयोग करते हैं। Nouns are words which are used instead of words that are used instead of noun to avoid repetition of using the noun, to avoid repeating the nouns, to avoid the repetition of nouns। उसके लिए बार बार नाउन ना बोलें, उसकी जगह पहले एक बार नाउन बोल दें, जैसे कि राम, फिर उसके बाद बोलें ही तो या शी, तो उसके लिए होता है। ही और शी दोनों प्रोनाउन होते हैं। अच्छा, जो नाउन होता है वो राम हो गया या ऑनेस्टी हो गई या कोई चीज़ का नाम हो गया या कोई एक्शन हो गया, वो सब नाउन होता है। वर्ब क्या होता है? वर्ब होता है वर्ड्स विच शो एक्शन और ए स्टेट। वर्ड्स विच शो एक्शन और ए स्टेट, उसको वर्ब बोलते हैं। मतलब कोई एक्शन हो रहा है, जैसे कि टीचिंग, कोई एक्शन, कुछ काम हो रहा है, वो उसको बोलते हैं वर्ब। या कोई स्थिति है, कोई पर्टिकुलर स्थिति है, उस स्थिति को भी वर्ब, उसमें भी वर्ब का उपयोग होता है। वो वर्ब, उसको वैसे भी वर्ब बन सकता है। तो फिर बाद में जानेंगे, फिलहाल इतना समझ लीजिए। अच्छा, तो एडजेक्टिव होता है वो क्या होता है? एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स ए नाउन और ए प्रोनाउन। मतलब नाउन या प्रोनाउन के बारे में डिस्क्राइब करें, उसको ज़्यादा उसके क्वालिफाई करें कि ये आदमी अच्छा आदमी है। जैसे बोलेंगे गुड ही, जैसे कुछ क्वालिटी बता दें, क्वालिफाई कर लिया, उसके बारे में डिस्क्राइब करें, तो उसको बोलते हैं एडजेक्टिव। और एडवर्ब क्या है? एडवर्ब होता है जो क्वालिफाई वर्ब को करे। नाउन को या प्रोनाउन को क्वालिफाई डिस्क्राइब नहीं करें, क्वालिफाई नहीं करें, वो वर्ब को क्वालिफाई करें। जो वर्ब को क्वालिफाई करें उसे बोलते हैं एडवर्ब। अच्छा, तो इसके बाद प्रपोजिशन आता है। प्रपोजिशन का मतलब होता है कि जो दो वर्ड के बीच में रिलेशनशिप बनाता है, जैसे ऑन हो गया, इन हो गया, ये सब प्रपोजिशन होता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच का। और दूसरा जो होता है कंजंक्शन, जिसे या वर्ड्स को या फ्रेसेस को या क्लॉज को ऐड करते हैं। मतलब जैसे कि दो सेंटेंस को बीच में ऐड करना है, या ही इज द टू थिंग्स विच आई लाइक आर
दिस एंड दिस हो गया ना, जैसे बोलते हैं कुछ भी दो चीज़ को, तो एंड लगाते हैं दो चीज़ को जोड़ने के लिए, वर्ड्स को जोड़ने के लिए या फ्रेज को जोड़ने के लिए या क्लोज को जोड़ने के लिए, CLAUSE, या फ्रेज PHRASC, उसको जोड़ने के लिए कंजंक्शन का उपयोग होता है, तो वो भी जो है पार्ट ऑफ स्पीच होता है। अच्छा, इसके बाद इंटरजेक्शन होता है, जैसे कि आपको कोई वर्ड आपको सडनली बोलना है, जो अपना फीलिंग दर्शाने के लिए आप कुछ वर्ड्स को बोल रहे हैं, या कोई आपको कुछ इमोशन आ रहा है उसको दर्शाने के लिए, या कोई आश्चर्यता, अरे ये कैसा, वैसे मतलब आश्चर्यता दर्शाने के लिए कोई आप कुछ बोल रहे हैं, मतलब एक्सैक्ट मैंने अभी एग्जाम्पल नहीं दिया, लेकिन वो जो आश्चर्य दर्शाने के लिए या फीलिंग दर्शाने के लिए या जो इमोशन दर्शाने के लिए जो वर्ड्स बोलते हैं उसको वो इंटरजेक्शन बनता है, मतलब INTERJECTION इंटरजेक्शन। अच्छा, तो ये जो 8 चीज़ें जो मैंने बताया अभी डिस्क्राइब किया, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन, ये 8 जो हैं ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है। बोलते हैं कि 8 ही पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ऐसे मतलब जो मतलब बहुत ज़्यादा मतलब अथॉरिटी बोलते हैं, वो बोलते हैं 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है। लेकिन एक और चीज़ है जो कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच में मिला देता है और कोई नहीं मिलाता है, तो वो चीज़ है, वो भी बहुत ज़रूरी है, वो है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स क्या होता है, कभी कभी वर्ड नाउन के पहले उपयोग कर देते हैं, ए एंड दी, वो वर्ड्स जो आर्टिकल्स है ना, स्मॉल वर्ड्स, ए हो गया, एन हो गया, दी हो गया, स्मॉल वर्ड है, वो भी ज़रूरी है, वो भी पार्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है एक सेंटेंस बनाने के मामले में, इंग्लिश लैंग्वेज के यूज़ में। तो जो मैंने बताया 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, और जो एक एक्स्ट्रा बताया जिसे आप मिला भी सकते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में या नहीं मिला रहे हैं, तो वो है आर्टिकल्स। ये सब मिलकर 8+1 मिलकर ऐसे टाइप ऑफ वर्ड्स बनते हैं जिनको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी से आप कौन वर्ड कहाँ उपयोग करना है, कि सही तरीके से कैसे उपयोग करना है, ये तभी जान सकते हैं जब आप ये समझ सकें और बहुत ही डीपली अच्छे तरीके से समझ सकें। नहीं तो आप कुछ ना कुछ गड़बड़ करते रहेंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा। हाँ, अगर आपने बहुत इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाई की, रीड किया है, बहुत रीड किया, तो नेचुरली आपको इंग्लिश बोलना आएगा और आप बोलते रहेंगे, लेकिन आपको पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ आप गलत कर रहे हैं, क्योंकि कहीं कहीं गलत कर रहे होंगे पर आपको पता नहीं लगेगा, चलता रहेगा। तो अगर आपको एकदम सही करना है, सही बोलना है, सही करना है, तो फिर आपको ग्रामर पढ़ना जरूरी होता है। और ये मेरी भी एग्जाम्पल यही है कि मैंने पहले इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लिया, मैंने बहुत सारे मतलब रीड करता था न्यूज़पेपर में जनरल आर्टिकल रीड करता था और जनरल थिंग पढ़ता था, और उसके मतलब रीड करता था, और उसके अलावा किताबें पढ़ता था, जैसे कि लिटरेचर पढ़ता था। तो उससे मेरे बहुत साल हैं, मैंने पढ़ा तो मेरी इंग्लिश बहुत अच्छा हो गया, लेकिन मेरे ग्रामर उस समय अच्छी नहीं हुई। फिर मैंने ग्रामर सीखने की कोशिश की, तो ये मैं उस कोशिश के पार्ट से मेरे को लगा कि यार मेरे खुद के सीखने से सही नहीं रहेगा। जो लोग ऐसे भी बोल लोगे जो इंग्लिश नेचुरली किसी कम्युनिटी में रहते हैं जहाँ इंग्लिश सीख लेते हैं, पर उनको अगर सही तरीके से उन लोग एनालाइज करें तो पता लगेगा कि भाई यहाँ ये तो उतना सही नहीं, ये तो उतना सही नहीं है, यहाँ कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ मैं, सही एकदम 100% करेक्ट इंग्लिश नहीं है। तो जैसे मेरे को फीलिंग हो, मैं बोला उनको भी सीखने दो, मैं भी कुछ सीखता रहूँगा। तो पढ़ाने का जो आर्ट होता है ना, वो दूसरों को सिखाते रहो, खुद भी सीखते रहो, इसे बोलते हैं टीचिंग। अगर कोई टीचर होता है वो जाके खूब मेहनत करता है, घर में पढ़ाई करता है, अच्छी तरह से प्रिपेयर करता है, फिर आकर स्टूडेंट्स को बताता है, तो उससे उसको कितना भी मालूम है ना, आगे जानने की एक प्रोसेस रहता है कि आप और अच्छे बनते जाओ। तो ये होता है टीचिंग, वही मैं कर रहा हूँ। वो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ टीचिंग कर रहा हूँ, पर मैं आपको हेल्प कर रहा हूँ। आई एम हेल्पिंग ऑल ऑफ यू, ठीक है। तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे इसको, मेरी जितने ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे, जितने ज़्यादा आप देखेंगे, मेरे को एंकरेजमेंट मिलेगा और उतना अच्छा चीज़ आपके सामने ला पाऊँगा। तो आपको इंग्लिश आती हो तो भी आप देखें मेरे वीडियोज़ को, ठीक है। आप 1 मिनट देकर, आधा मिनट देकर निकलना ना जाएं, अरे मेरे को तो इंग्लिश आता है, मेरे को देखने की जरूरत नहीं, देख लो यार,
1 मिनट 2 कितना होता है, कोई 10 मिनट से ज़्यादा तो होती नहीं अधिकतर। देख लोगे क्या चलेगा, थोड़ा सा हर दिन देखोगे या हफ्ते में अभी तो 2 बार ही आती है, और बाद में जाके थोड़ा और ज़्यादा आएगा तो देख लोगे 10 मिनट चले जाएंगे, क्या होगा। और आपके नेचुरली बनती जाएगी, कुछ ना कुछ समझ आती जाएगी, तो देखिएगा जरूर। और इसको कोई पैसा भी नहीं लगता, मतलब फ्री। आप अपना यूट्यूब देखिए, खोलिए, देखिए, बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आशा करता हूँ कि आप जरूर करेंगे, मेरे इसको जरूर आप देखेंगे और मेरे को एंकरेजमेंट देंगे। तो जो नॉलेज है, ग्रामर का नॉलेज है, ये जो है आपको बातें करने में और लिखने में सब अच्छा बनाता है। उसको कैसे करेक्टली यूज़ करना है इसका ज्ञान देता है। तो ग्रामर जानना ज़रूरी है। पर शुरुआत में, जब मेरे ये कहना कि एकदम शुरुआत में जब आपको इंग्लिश आती ही नहीं है, तब आप ग्रामर में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मत डालिए, फिर आपको नेगेटिव, फिर आपको थोड़ा सा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो आप शुरू में इंग्लिश को आप बढ़ाइए, रीड कीजिए और अच्छा कीजिए, और बाद में जब थोड़ा भी आ जाता है, थोड़ा सा बेटर हो जाता है, तब से शुरू कीजिए। मतलब बहुत अच्छा होने की ज़रूरत नहीं कि थोड़ा बेहतर हो जाए, शुरू कर दिए। तो आप लोगों में से मैं अलग अलग तरीके से इंग्लिश लैंग्वेज को पसंद कर रहा हूँ, उनके लिए भी पसंद कर रहा हूँ कि जिनको आता ही नहीं है, और जिनको आता है उनके लिए भी। तो मैं सब आगे करते रहूँगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तो मुझे हेल्प मिलेगा, इंकरेजमेंट मिलेगा। तो फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।